सोशल प्रॉब्लम्स में हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज़ रीजनलिज्म। ठीक है वानी, बस हो गया बेटा, अभी लिखना है कुछ? इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? लिख लेंगे, मैं अभी जब बोलूँगा तब लिख लेना। जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद क्या होता है? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप समझ सकें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए आप पंजाब में रहते हैं तो हम यहाँ पर पंजाब को एक रीजन इमेजिन कर लेते हैं, है रीजन, रीजनलिज्म के लिए इमेजिन करते हैं पंजाब। अब आपने कोई ऐसे बड़े एफर्ट्स नहीं किए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ही, नेचुरली ही पंजाबी लैंग्वेज, पंजाब का खान पान, पंजाब का पहनावा, पंजाबी रहन सहन, पंजाबी दिन त्यौहार, फेस्टिवल्स, आप इन चीज़ों से बहुत गहराई से जुड़ गए। जुड़े हो कि नहीं? क्यों जुड़े हो मैं बताऊंगा आपको। आई विल गिव यू द रीज़न, बट अभी तो ये कॉन्सेप्ट, वायरस तंग तो नहीं कर रहा बेटा, फॉरेन एलिमेंट है ये, ओके? तो ये आप जुड़े हुए हो बहुत गहराई से। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अपने रीजनल कल्चर, कस्टम, मैनर से, अपने लैंग्वेज से जुड़ना कोई प्रॉब्लम है? नहीं, जुड़ना ही है, क्योंकि जुड़ के ही विकास संभव है। प्रॉब्लम कहाँ आती? कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पंजाब से बाहर जाते हो, मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करते हो, पर इमेजिन किसी को करते हुए देख सकते हो। अब ये किसी पे भी लागू कर देना, बिहार के रहने वाले पर, यूपी के रहने वाले पर, या महाराष्ट्र के रहने वाले पर, नाम किसी एक स्टेट का ले रहे हैं, लागू सब पे हो सकता है। तो सपोज़ करो जब आप पंजाब से बाहर जाते हो और वहाँ पर जाकर के आप जब कहते हो यार पंजाबी खाना ही है, ये तो खाना बर बेकार है इनका, ये क्या गंद फंद खा रहे हैं। दूसरा, यार लैंग्वेज तो पंजाबी, इनकी लैंग्वेज देखो समझ ही नहीं आती, पल्ले ही नहीं पड़ती, पता नहीं बोलते क्या है। यार पहनावा तो पंजाबी है, पहनावा देखो इनका, हाल देखो इनके, क्या फटे हाल घूम रहे हैं। यार फंक्शन, सेलिब्रेशन, शादियाँ वो पंजाब की हैं, इनकी हाल देखो, क्या फ़कीरी में ज़िंदगी जी रहे हैं। ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उन्हें जिस भी किसी लेवल पर अपने कल्चर से कंपेयर कर रहे हो, शायद ऐसा कोई लेवल्ड कंपैरिजन एग्जिस्ट ही ना करता हो, क्योंकि हो सकता है ना उनका पहनावा, उनके दिन त्यौहार, उनका खान पान आपसे डिस्टिंक्ट है, आपसे अलग है, पर उनके क्षेत्र के हिसाब से, उनके कल्चर, कस्टम, मैनर को देखते हुए उनके लिए वो सर्वोत्तम है, उनके लिए वो सर्वोत्तम है। तो कभी ऐसा सुन सकते हो आप, या ऐसा रियलिटी हो सकती है कि भारत का ये खाना सबसे टॉप खाना है ना? मक्की की रोटी, सरसों का साग, या पता नहीं आजकल पंजाबियों कहाँ से इन ब्लॉगर ने जोड़ना शुरू कर दिया, पंजाबी भटूरे छोले, पता नहीं कहाँ से जोड़ना शुरू किया है, पर कर दिया है। मक्की की रोटी, सरसों का साग था। कोई कहे कि भाई खाना तो अगर है तो बस मक्की की रोटी, सरसों का साग। एक गुड ह्यूमर में आप ऐसा कर सकते हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप ये कह सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडिया में जाएंगे तो उनके रसम, उनके चावल, उनका सांभर, उनका इडली उनके लिए सर्वोपरि है। ईस्ट इंडिया में जाएंगे, माछ भात उनके लिए बहुत सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो रोटी, साग यानी कि सब्जियां उनके लिए बहुत सर्वोपरि हैं। बिहार चले जाइए, लिट्टी चोखा उनका सर्वोपरि है, फेवरेट खाना है उनका। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे फिर भारत के स्तर पर कैसे कह देंगे कौन सा खाना बेस्ट है? लेकिन हमारे मन में अक्सर ट्रेन में ट्रेवल करते हुए या गाड़ी में जब हम दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहाँ पर जब होटल में लोकल फूड सर्व होता है, कई बार हम प्रिजुडिस हो जाते हैं ना, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं ना, जजमेंटल हो जाते हैं ना कि अरे ये हटा 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 यार, राजमा चावल है हाँ लेके आ। तो ये दिस हो सकता है जब अपने हटा 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 कहा, 15 लोग उसी होटल में उस खाने को बड़े शौक से खा रहे होंगे, वहाँ के लोकल लाइट हैं।
कई बारी आप दूसरे स्टेट के लोगों के खाने को देख के बड़े प्रेजुडिस हो जाते हैं, ये लोग कैसे खा लेते हैं ये सब यार, माय गॉड ये क्या 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 खाते हैं भाई। सुनते हो ना ऐसी बातें। इसका मतलब समवेयर आप अपने फूड को शायद बेहतर समझ रहे हो या जायज़ समझ रहे हो, उनका फूड शायद आपको जायज़ नहीं लग रहा है। मतलब आपके कोई सेट पैरामीटर्स हैं जिन पे वो खरा नहीं उतर रहा है। अपनी लैंग्वेज, अपना डांस, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपना हेरिटेज ही आपको सर्वोत्तम लग रहा है दूसरे के मुकाबले। आपको अपनी हिस्ट्री, अपना कल्चर, अपना डांस, अपनी लैंग्वेज, अपना रीजन, अपना फूड, अपना क्लोथिंग स्टाइल प्रिय हो, ये बिल्कुल गलत नहीं है। वो आपको प्रिय हो सकता है, होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका कल्चर है, आपका कस्टम है, आपका मैनर है। पर आपका उसके प्रति प्रेम इस रूप में विकसित हो रहा है, ये कनेक्टिविटी कुछ इस फॉर्म में डेवलप हो रही है कि बाकी के सभी कल्चर्स को आप वो ड्यू रिस्पेक्ट पहले तो दे नहीं पा रहे, फिर उनके साथ को एग्जिस्ट करने की कंपैटिबिलिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हो, और आप खुद को उनसे बेहतर या अलग रखना चाह रहे हो। सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एक आप में स्थापित हो रही है, जो धीरे 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 आपको उनसे अलग करती जा रही है। एक अलगाववाद जैसा कुछ पैदा होता जा रहा है। ऐसी चीज़ें आप में आती जा रही हैं। चलाना बेटा ऐसे। तो ये फीलिंग तो करेक्ट नहीं है ना। अगर हम में ये फीलिंग है तो करेक्ट नहीं है। बट अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपकी लैंग्वेज, आपका कल्चर, आपके फेस्टिवल्स, आपका फूड, आपका क्लोथिंग आपके लिए प्रिय क्यों ना हो, आपके लिए ज़रूरी क्यों ना हो? क्यों? सही मायने में देखा जाए तो आज आपके पास जो भी आइडेंटिटी है, जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपका नॉलेज बेस है, या जो भी आप में सिविलिटी है, क्वालिटीज़ हैं, कहाँ से आई हैं? उसका बेस कौन है? वो लैंग्वेज जो आपने अपने परिवार से प्रथम रूप में सीखी, आपकी मातृभाषा। उसी ने ही सबसे पहले चीज़ों में मीनिंग डेवलप करना सिखाए। तो सोशलाइजेशन का वेरी फर्स्ट स्टेप इनिशिएट हुआ विद दैट लैंग्वेज जो आपको अपने परिवार से मिलती है, और वो आपकी मातृभाषा है। जब तक वो हमारे पास ही नहीं है, हम चीज़ों में मायने, हम एप्पल को एप्पल मानना कैसे शुरू करेंगे? सेब को सेब कहना कैसे शुरू करेंगे? ये बड़ी चीज़ है। भाई के लिए एक भाई शब्द जो प्रयोग होगा वो कैसे होगा? पाजी, वीरा। शुरू से अपने भाई को जिस शब्द से आपने पुकारा है, वो भाषा आपके लिए प्रिय कैसे ना हो? क्योंकि उस शब्द के वाया ही उस व्यक्ति में आपने वो भाव डाले हैं जिन भावों के कारण आपका उससे वो संबंध है। तो वो शब्द ही बहुत बड़ा बन गया है आपके लिए, है कि नहीं? बेबे, बापू, माँ, मम्मी या डैडी या पापा, ये शब्द कोई आसान चीज़ तो नहीं। तो ऐसे में हर वो त्यौहार, एवरी फेस्टिवल, हर वो रिचुअल और हर वो खाना पान, हर वो पहनावा जिसने आपको एक पहचान दी हो, जिस आइडेंटिटी के कारण आप सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं और अपने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डोमेन को डेवलप कर पा रहे हैं, वो पहनावा है आपके पास, you have that clothing pattern, तो you are participating into the cultural festivals, you are making the peer groups, आप अपने साथियों का एक समुदाय बना रहे हैं। आपने सग्गी फूल लगा लिया, आपने फुलकारी ले ली, आपने पजामा कुर्ता, चादर कुर्ता पहन लिया, या आपने सूट सलवार पहना है। अक्सर हम अब थोड़ा शहरों को छोड़े, अक्सर अपना पूरे गांव देखें तो पहनावा देखें, अमूमन तकरीबन जो आप देखते हैं अंकल लोग सब पहनावा स्टैंडर्ड, पजामा कुर्ता, चादर कुर्ता पहनावा। यू आर गेटिंग इनटू द सोसाइटी बाय फॉलोइंग दोज क्लोथिंग पैटर्न। आप उस समुदाय का हिस्सा बन रहे हैं। तो कई बार आप देखते नहीं है, कुछ खास पार्टीज होती हैं, इवन
आप देखेंगे कि क्लोथिंग का महत्व क्या है। तो कुछ पार्टीज होती हैं खास, उनके लिए ड्रेस कोड बना होता है कि इस पार्टी में आना है तो ये ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा, वरना नहीं। क्योंकि इससे एक सेंस ऑफ अफिनिटी, एक जुड़ाव का भाव, एक ग्रुप होने का भाव, एक समुदाय होने का भाव पैदा होता है। और आप अपना विकास करने के लिए ग्रुप का हिस्सा, समुदाय का हिस्सा बनते हैं, अदरवाइज आपके स्वयं का विकास नहीं होगा। क्योंकि समाज का हिस्सा जब हम बनते हैं, समुदाय के हिस्सा बन के ही समाज का हिस्सा बनते हैं, जब हम अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तभी हम एक्सेस कर पाते हैं टीचर्स को, गुरुओं को, मेंटर्स को। वो हमें विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमें लिपियाँ पढ़ाते हैं, हमें भाषा पढ़ाते हैं। पहले अक्सर गांव में देखना, एक मास्टर पढ़ाने आते थे एक घर में, बच्चे वहीं इकट्ठे हो जाते थे और मुझे कहते थे मास्टर जी आ गए, मास्टर जी, भैन जी। मैडमों के लिए वर्ड होता था, स्कूल में भी लगी भैन जी कहते थे। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। तो इन्होंने ही तो विद्या दी। तो समाज में से ही व्यक्ति उठे और उन्होंने आपकी विद्या की जिम्मेवारी ली। तो समाज से जुड़े बिना, समुदाय से जुड़े बिना आप अपना विकास कैसे कर सकते थे? विद्या कौन देता, शिक्षा कौन देता? सोचने वाली बात है। उद्योग धंधे खेतीबाड़ी हो रही थी तो उसी समाज ने आपको रोजगार भी तो दिया, वरना कौन देता? तो हम एक कम्युनिटी का, एक सोसाइटी का मेंबर इसलिए बनते हैं कि एक तो हम अपनी एसेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सकें, और दूसरा हम अपनी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डोमेन्स को नर्चर कर सकें, डेवलप कर सकें। और सोसाइटी में हमारी एक्सेप्टेंस तब होती है, स्वीकृति तब होती है जब हम उस समाज से सरोकार रखते हैं, उस समाज के लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। और किसी भी एक समाज से सरोकार रखने के लिए हमें अपनी पहचान उस समाज की पहचान से जोड़नी पड़ती है, आइडेंटिटी। वो समाज हमें खुद से आइडेंटिफाई करे। जैसे मैं आपको भी पूछता हूँ, आप एक सोसाइटी में हैं, जैसे पंजाबी कम्युनिटी, पंजाबी सोसाइटी में हैं, और यहाँ पर आपको एक रिसेप्शनिस्ट को भर्ती करना है, या डीलिंग विद द पंजाबी पब्लिक, तो मुझे आप एक बात बताइए, आप कन्नड़ स्पीकिंग व्यक्ति को रख पाएंगे? मजबूरी है ना, नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी कस्टमर्स आएंगे, ये व्यक्ति रिसेप्शनिस्ट खुद को उनसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और वो कस्टमर्स खुद को इस रिसेप्शनिस्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ के देख नहीं पाएंगे, इसलिए कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। और जब तक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा तो जिस पर्पज़ से उस रिसेप्शनिस्ट को बैठाया है और जिस पर्पज़ से वो कस्टमर आया है वो रिजॉल्व नहीं होगा। इसे कहते हैं मीनिंगफुल एक्सचेंज इस्टेब्लिश नहीं होगा। और मीनिंगफुल एक्सचेंज इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखेंगे अधिकतर पॉलिटिशियंस एम्फेसाइज करते हैं अपनी आइडेंटिटी को लोगों के बीच जाते समय। वो वैसा सा ही पहनावा, वैसी सी ही भाषा बोली, वैसे से ही गेटअप और फूड अपनाते हैं जैसा जिस कम्युनिटी में वो जा रहे हैं उस कम्युनिटी का ऑलरेडी है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उस कम्युनिटी, उस समय उस सभा में आए सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे आइडेंटिफाई करें। अब उदाहरण के तौर पर आर्टिस्ट भी करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक पंजाबी आर्टिस्ट है, सिंगर है, कुलविंदर बिल्ला, उन्होंने परफॉर्म किया एक ड्रेस पहन के जिसके ऊपर ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा लिखा था और पीछे पंजाब का नक्शा बना था, लिखा था कि मैं पंजाब। तो क्यों किया ऐसा स्टेज पे आके उन्होंने? कि वो चाह रहे हैं कि पूरा पंजाब, पूरे लोग मुझे अपना मान ले, आइडेंटिफाई कर ले मुझसे खुद को, मेरे अपने हैं, मेरे अपने लोग हैं। तो क्या ये आप नहीं करते? आप किसी दूसरे स्टेट में गए हैं या आप फॉरेन लैंड पे कहीं गए हैं, क्या आप अचानक से पंजाबी का साउंड सुन के एकदम से अट्रैक्ट नहीं हो जाते? कौन है, कौन है आदमी? तो उसके पास जाए, कहते पंजाबी, तो कहता हाँ मैं भी पंजाबी। एकदम से आप दोनों जुड़ गए और अब फाइनली आप उसे गवाचे हुए हो, एयरपोर्ट पे इकट्ठे घूम रहे हो। कम से कम पहले कमज़ोर थे, अकेले दोनों, कि पागल हो जा रहे थे, अब कहते हैं शुक्र है तू मिल गया, अब ढूंढ लेंगे फ्लाइट, कोई नहीं, किसी तरह से ढूंढ ही लेंगे। एक से भले 2 मजबूत हो गए ना। अब उसको वॉशरूम जाना है, इसके सामान का ख्याल वो रखेगा, खाने पीने का ख्याल दोनों एक दूसरे का रखेंगे। इसको थोड़ी आंख लगी है, बेंच पे सो जाएगा, वो ध्यान रखेगा, फिर वो सही। आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, आप एक कंफर्ट अचीव कर सकते हैं जब आप ग्रुप में आते हैं, जब आप कम्युनिटी में आते हैं। सोसाइटी इसलिए बनती है, लेकिन आइडेंटिफाई होना जरूरी है। अब ये व्यक्ति है,
और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है। व्यक्ति तो बहुत थे उस एयरपोर्ट में, लेकिन फ्रेंच बोलने वाले से, पॉलिश बोलने वाले से, जर्मन बोलने वाले से तो थोड़ी ना जुड़ पाया ये। उसे थोड़ी ना कह सकता पंजाबी में कि यार मैं आया वॉशरूम हो गए, व्हाट भी शायद जर्मन में कुछ और ही हो। तो ये कहेगा सॉरी 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 भी नहीं समझ आएगा उसे, कहते व्हाट आर यू डूइंग, कहेगा। तो ये कहानी है भाई। तब तक वहां पर एयरपोर्ट में जितने भी व्यक्ति हैं, ये उनका कोई उपयोग या लाभ ले ही नहीं सकता, उनसे जुड़ ही नहीं सकता, और वो इससे जुड़ नहीं सकते जब तक एक दूसरे से दोनों आइडेंटिफाई ना हो रहे हो। आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और वो तभी हो पाते क्योंकि हम में आइडेंटिटीज डेवलप की गई हैं। और वो आइडेंटिटीज क्या है? हमारी लैंग्वेज, हमारा फूड, हमारी क्लोथिंग, हमारे फेस्टिवल्स, हमारे कामकाज करने के तरीके, हमारे काम धंधे खोलने के तरीके। ये आइडेंटिटीज ही हमें सोसाइटी में प्लेसमेंट दिलाती है। जब तक ये प्लेसमेंट ही नहीं होगी, यू कैन नॉट हार्नेस द रिसोर्सेस। क्योंकि संसाधन, रिसोर्सेस को हार्नेस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए कोलैबोरेटिव, कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए सोसाइटी लेवल पर। आप एक ऐसे समाज में हो, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तमिलनाडु में जाके 1 एकड़ जमीन ले लीजिए। थोड़ी देर के लिए सोचिए, ना इंटरनेट है, ना कोई ट्रांसलेटर है, ना दुनिया कोई ऐसा आदमी है जो आपकी बात उन्हें समझा पाए। 1 एकड़ जमीन ले ली है, खेती करने के लिए हल चाहिए, बैंड बज जाएगी, सारा दिन किसी से पूछ नहीं पाओगे हल कहाँ मिलता है। ये इशारे करोगे उल्टे सीधे, उल्टे चपेड़े। क्या चाहिए तेरे को भाई, मतलब समाज समझा नहीं पा रहे। पानी चाहिए सिंचाई के लिए, बात हो नहीं पा रही। बीज, फसल बीने की, तो आप क्या कहेंगे? जमीन बेच यहाँ से, चल अपने स्टेट, जितनी इधर उधर जमीन है सारी बेचो, चलो अपने स्टेट चले। लेकिन यहाँ पे आ गए, सो आगे बढ़ाई हो, सीधा ही ऑर्डर, सीधा ही। तो कहने के मतलब कि पंजाबी के वर्ड, चाहे आप हल्ला खरीद लो, चाहे सागा फेर दो, चाहे तवियां ले लो, मतलब एकदम टॉर चौड़ से बैठे हैं। वो आगे से कह रहा हाँ जी भाजी, आगे से और टॉर, सुनया नहीं, कान च तेल पाना पैना तेरे। पर तमिलनाडु में जाके, तमिलनाडु में इशारे कर रहे, देखो कह रहा क्या गोल गोल, तो मतलब सब कहानी बिगड़ जाती है, सब गलत हो जाता है। समझ में आई? ये कहानी ऐसे ऐसे करके हल चलाना है, हो गया ये क्या है। तो कुल मिला के आप कल्प जाएंगे, वहां खप जाएंगे कि ये क्या हो रहा है यार, बेचो जल्दी, चलो यहाँ भागो, यहाँ से अपनी बात तक नहीं मैं समझा पा रहा। चलो अब मैं नहीं कहता कि भगवान ये किसी के साथ करे, लेकिन इमेजिन करो एक ऐसे व्यक्ति को जो फिजिकली थोड़े चैलेंज है, दिव्यांग है, बोलने की क्षमता नहीं, कितने इश्यूज आते हैं खुद को उन्हें सोसाइटी में प्लेस करने के टाइम, क्योंकि इशारों से समझाना पड़ता है, वो हम नहीं समझ पा रहे होते हैं। देख लो कितनी इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, क्योंकि सिविलाइज्ड सोसाइटी में दिस लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू वांट टू क्रिएट निच for yourself, if you want to derive the benefit of the resources embedded into the society, you need to master the language. That's why in a European countries, if you are getting into the European countries, it is a prerequisite condition that you must qualify the language test. If you are going to enter into the Germany, you need to learn Germany, otherwise you won't be able to fetch any job. There will be no job. भूखे मर जाओगे। बर्लिन में कुछ इंग्लिश की बेस पे कुछ जॉब भी हैं, लेकिन अब वो सैचुरेटेड हो चुका है, तो उसके बाहर जाना पड़ेगा, फ्रैंकफर्ट इधर उधर। वहाँ तो जर्मन के बाहर कोई जॉब ही नहीं है, जर्मन लैंग्वेज के अलावा। तो इसलिए वहाँ सबके मुंह से सुनते हैं, कहते काम मिलेगा, जर्मन सीखो भाई, जर्मन के बिना रोल है पूरी। पॉलिश सीखो, स्पेनिश सीखो, फ्रेंच सीखो। इसलिए अपने लोग किधर जाते चुप करके, कहते ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया चलिए, इंग्लिश आती है, दौड़ तोड़ लगे, आई मी यू ओके, कहते चुप करके अमेरिका, चुप करके कनाडा, चुप करके यूके। बाकी तो 5वां कोई मुल्क ही नहीं पकड़ते, चाइना तो जाते ही नहीं ना, इसलिए जापान नहीं जाते, इतना डेवलप्ड कंट्री है। सुना कभी जाते हैं? कोई रिश्तेदारी में कोई टावा ही आदमी होगा जो कहेगा ये कितने रहते साया जी, जापान। जापान जापानी आदमी
ये पहला ही देखा है जापान वाला। लंदन देखा हमने, ऑस्ट्रेलिया वाले देखे, कनाडा, अमेरिका, जापान, जर्मनी तक भी देखे हैं, है ना। तो ये कहानी है भाई। अब और किसने रोका? लैंग्वेज बैरियर ने रोका। तो कैसे ना आपका जुड़ाव हो इन चीज़ों से, क्यों ना आप इनकी तरफ खींचे जाएं, क्यों ना आप इनको वैल्यू करें, क्यों ना आप में प्रेम और अनुराग उत्पन्न हो इनके लिए। आपकी अब तक की हस्ती का कारण ये है, आप जिस अस्तित्व में हैं उसका कारण ये है, आपकी आइडेंटिटी इनसे। अभी मैं 1 by 1 इन्हें स्ट्रिप डाउन कर दूं, रिमूव कर दूं आप इन चीज़ों को आपसे, आप आ गए वापस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल, खत्म। तो दिन त्योहार होते हैं, लोग जुड़ते हैं, आयोजित होते हैं, सारे संस्कार, रिचुअल्स, फैमिली से एसोसिएटेड फेस्टिवल सारे। अभी यहाँ पर आप एक मैरिज ऑर्गेनाइज करिए अभी, और उससे जुड़े सारे रिचुअल्स हैं। एकदम पंजाबी बंदा वहाँ खड़ा होगा, उसे सारा पता चल रहा है कि तेल चढ़ रहा है, माइयाँ लग रहा है। लेकिन अभी कोई दूसरे स्टेट का बंदा ले आइए या दूसरी कंट्री से, तो कई बार फॉरेनर्स अपने साथ गेस्ट ले आते हैं ना, तो वो कैसे ऐसे करके देख रहे होते, माइया ही, तो दूसरे बंदे उसे देख के हंस रहे थे, कितने की करी अंदर, वो देख रहे कहते क्या कर रहे हैं, तेल लगा के नाक में घुसा के सारे, क्योंकि उसके लिए ये कुछ अलग ही चल रहा है, क्योंकि वो इस कल्चर कस्टम मैनर में बढ़ा ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो इस रीजन का है ही नहीं ना। तो तभी हम कहते हैं ना वो इत्थे का नहीं है यार, वो अफ्रीका का बंदा, वो अफ्रीका का आदमी है, लेकिन उसके उधर के कल्चर उसे पूरे पता है। वहीं आप उसे इंग्लिश में समझाने के, दीज आर द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज, यू नो, एक्चुअली ये दे आर trying to eliminate the evils, okay, so they are calling the prosperity, they are trying to infuse that fertility, the oil and the grass as the sources of fertility or the sources of perennial prosperity. तो कहेगा okay, they are invoking the mother nature, yes, yeah, जिन्हों काट इधर अपने वाले को भी थोड़ी बहुत ही अधिक हो जाता, ये चुप। तो जो ज्यादा या कर रहा है, समझ लो कि उसकी या चल रही है अंदर, वो कह रहा है किसी तरह समझ जा भाई। तो रीजनलिज्म पढ़ रहे हैं, और कोई पूछ ले, बता दे कि भाई क्यों जुड़ाव होता है लोगों को अपनी लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर, मैनर्स, और ऊपर की ओर देख रहे हैं। अब होता है तो होता है, बचपन से जिस कस्टम, कल्चर, मैनर में पले हैं तो हो ना। सिविल्स में ऐसे आंसर नहीं करते होते, क्यों ना हो, हमारी लैंग्वेज है, क्यों ना हो भाई। तुम्हें तो मान रहे हैं कि तुम्हारा जुड़ाव है, कारण बताओ ना क्यों, क्योंकि हमारी लैंग्वेज है। अब तो ये तो हमें पता ही है, जुड़ाव क्यों है, बचपन से हमारी मात्र लैंग्वेज है। दीज आर नॉट द आंसर्स, आंसर इज कि हमारी आइडेंटिटी उससे है। कोई भाई क्या बर्फ गिर रही, हमारी आइडेंटिटी उससे, और हमारी आइडेंटिटी ने ही हमें सोसाइटी में एक प्लेसमेंट दी, और उस प्लेसमेंट ने ही हमें रिसोर्सेज एक्सेस करने में हेल्प की, उसी ने हमें एजुकेट होने में, इंटेलेक्चुअल बनने में हेल्प की, हमें एक विजडम इंस्टिल कराने में हेल्प की, और उसी ने हमें हमारे कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डोमेन डेवलप करने में हेल्प की, जिसकी वजह से हम अपने जीवन के उन लार्जर पर्पसेस को अचीव कर पाए जो हम करना चाहते थे। हमारी फ्री विल, हमारी लिबर्टी, हमारे इंडिपेंडेंट कैरेक्टर की ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें आइडेंटिटी देती हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन के सर्वोच्च आयाम नहीं पा सकता जिसकी सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ है। मैंने सांस्कृतिक विकास इसलिए यूज़ किया क्योंकि मॉडर्न टाइम में आज तो एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन और लिटरेसी ये वाला जो हम फॉलो कर रहे हैं, पर हज़ारों वर्षों से संस्कृति है, तब भी तो लोग विकसित हो रहे थे, तो तब वो तीर चलाना सीख रहे थे, समझ रहे हो बात, तब वो लोहे का काम करना सीख रहे थे। मेन कहानी ये है कि आप अपना विकास तब कर पाते हैं, अपने सभी आयामों को तब छू पाते हैं जब आपको ये सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं, और वो तब हो पाते हैं जब आप उस समुदाय का सदस्य बन पाते हैं। और उसके समुदाय का सदस्य बनने के लिए हमारी एक पहचान बननी जरूरी है जो समुदाय से मिलती हो, हम उसके साथ एक राब्ता बना सके, एक राब्ता माने कम्युनिकेशन, जिसी के बाद ही मीनिंगफुल एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश होंगे। जैसे मैं ये लेक्चर नहीं दे सकता था अगर आज दिन तक आपके पहले फैमिलीज़ ने, फिर आपकी कम्युनिटी ने, और फिर स्कूल कॉलेजेस ने आपको एक बेसिक लेवल ऑफ लैंग्वेज ना सिखाई होती तो।
तो मैं ये आपको अभी इस समय क्लास में नहीं पढ़ा सकता था। मैं जो बोल रहा हूँ ये आपके लिए एकदम यूजलेस चीज़ होती कि क्या बोली जा रहा है। तो ऐसे में आज हमारे में, मेरे में और आप में एक राबता बना है। क्या बना है? एक कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी और मेरी एक पहचान एक दूसरे से आइडेंटिफाई हो रही है। वो क्या? हमारे बीच एक कॉमन लैंग्वेज इस समय जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अ कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज दैट इज़ अ मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश। ये आधार बनी हमारे जुड़ने का। और एक कम्युनिटी के रूप में हम जुड़ के, वी आर द ग्रुप ऑफ IAS एस्पिरेंट्स, एक कम्युनिटी के रूप में हम जुड़ करके अपने अपने आयामों को सर्वोच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। हम विकास करना चाहते हैं। आपके स्वप्न हैं, आपके लक्ष्य है कि आप ऑफिसर बन के समाज की सेवा करना चाहते हैं या समाज में जो भी सकारात्मक परिवर्तन है वो लाना चाहते हैं। आपका ये उद्देश्य कैसे पूरा होता अगर आप जिस किसी से ज्ञान लेना चाहते हैं उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई ही ना कर पाते? और वो कर पाने के लिए आपके अंदर जो भी आइडेंटिटीज आज हैं वो किसने दी आपको? आपके कल्चर, कस्टम, मैनर ने। और वो कैसे मिली? तमाम त्योहारों को अटेंड करके, कम्युनिटीज़ में जाके बैठ करके, रिश्ते नातों को पहचानने से। और वो किसने पहचान करवाई? आपके उस रीजन में व्याप्त एग्जिस्ट कर रहे उस लैंग्वेज, उस कल्चर, उन फोक सॉन्ग्स ने, उन स्टोरीज़ ने, उन पोएट्रीज़ ने जो वहाँ का हिस्सा थी। आज आप कितने सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं? किसकी वजह से? लोक कथाएं, लोक कहानियां, लोक गीतों के माध्यम से। और उस लोक गीतों ने आपको आपके पंजाब के कल्चर के बारे में कितना कुछ सिखाया। तो आपको पता लगा कि आपकी संस्कृति क्या है। आप में सेवा का भाव है, आप लोगों की सेवा करते हैं, आप सभी धर्मों को मानने वाले लोग सबके साथ मिलके चलते हैं। ऐसा एटीट्यूड आप में क्यों है? क्योंकि आपको कहानियां बताई कि पंजाब पीर फकीर पैगंबरों की धरती है। एक ऐसी मिश्रित संस्कृति का क्षेत्र है, यहाँ पे सब आए हैं। ये जगह बाबा फरीद को भी मानती है और ये जगह ने श्रवण को भी देखा है। यही जगह गुरुओं की पावन धरती है। सभी यहाँ हैं। ये किसने बताया आपको? आपकी कम्युनिटी ने। कैसे बताया? आप ये नॉलेज एक्सेस कर पाए। क्यों? आपको लैंग्वेज दी उन्होंने, और वो लैंग्वेज मिली, योर रीजनल लैंग्वेज, आपकी मातृभाषा, माँ बोली। कितनी ज़रूरी है वो। तो इसी वजह से हमारी वर्थ ही इसके कारण हो जाती है। हमारी जो शुरुआती वर्थ है वो इसी के कारण है। और इसीलिए फिर हमारी जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है, फर्दर जो भी प्रोग्रेस है, जो भी ग्रोथ है, हम एट्रीब्यूट करते हैं उसे इन चीज़ों को। हम उसके लिए इनको श्रेय देते हैं, हम उसके लिए इन्हें जिम्मेदार मानते हैं। ओके। और इसी कारण से फिर अल्टीमेटली हमारी एक अफेक्शन, एक प्रेम, एक स्नेह, एक जुड़ाव, एक अफिनिटी इससे जुड़ती है। क्योंकि जिस चीज़ ने हमें पहचान दी है, हमें गर्व दिया है, वो चीज़ भी हमारे लिए गर्व का कारण बनी जाती है। हमें उस पर गर्व होने लगता है। तो फिर आपको अपनी भाषा, अपने पहनावे, खान पान, अपने क्षेत्र, अपने त्योहारों पर गर्व होने लगता है। आप गर्व मनाने लगते हैं। ऐसे में कोई उसके विरुद्ध कहे, आपकी भावनाएं आहत होती हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और फिर उस व्यक्ति को माफ़ी मांगनी पड़ती है कि अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, मुझे माफ़ किया जाए। क्योंकि भावनाओं को ठेस पहुंचती है। समझ में आई? और ये भावनाएं लाजमी हैं। जैसे आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको खान पान दिया, पहचान दी, तो आपकी कितनी भावनाएं उनके प्रति, कितनी अफिनिटी है उनके प्रति। ऐसे ही आपके क्षेत्र के प्रति आपकी एक अफिनिटी होती है। ये लाजमी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। ये रीजनलिज्म नहीं है, याद रखना। दिस इज नॉट रीजनलिज्म। ये रीजन से ही रहा है। इट इज द पॉजिटिव डोमेन ऑफ रीजनलिज्म। ये पॉजिटिव डायमेंशन है रीजनलिज्म का। क्योंकि इन कस्टम, कल्चर, मैनर, लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग और इन सब स्टोरीज, कॉमन हिस्ट्री के पैटर्न के कारण ही आज हम सब में एक सॉलिडेरिटी है। हम सब यहाँ बैठे हैं। देखो, ध्यान से देखो, कोई यहाँ हिंदू कम्युनिटी का है, कोई सिख कम्युनिटी का है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का है, कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई बुद्ध जैन भी हो सकता है। समझिए बात को। अलग अलग जाति के भी हैं हम, अलग अलग पंथों के भी हैं हम, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं हम। लेकिन एक चीज़ नोटिस करिए, हम में कॉमन आइडेंटिटी है, वो है बीइंग पंजाबी। हम पंजाब क्षेत्र के लोग हैं, तो ये हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी का सोर्स है। तो इस कारण से हमारी आपस में एक सॉलिडेरिटी तो है ना, एक तो ब्रदरहुड है ना। हम एक दूसरे के साथ एक कनेक्टिविटी तो रखते हैं ना, भाईचारा रखते हैं ना।
तो हमें टुगेदर लाने के लिए हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देती है हमारा रीजन कि वी द पंजाबीज। आई बात समझ में? तो इसलिए ये तो पॉजिटिव साइड हुई, लोगों को जोड़ने वाली चीज़ बुरी तो नहीं हो सकती। जो चीज़ किसी को किसी से जोड़ दे, यूनिटी लेकर के आए, मजबूती लेकर के आए, तो वो तो बेहतर है, क्योंकि समाज जुड़ना ही तो चाहता है, संगठित होना चाहता है, एक रहना चाहता है, एकता आनी चाहती है। तो ये है पॉजिटिव साइड। ऐसे रीजनलिज्म लिटरल सेंस में हम नहीं कहते। इंडिया को इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंडिया तो इसे प्रमोट करता है उल्टा। इस चीज़ को तो हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड हमने स्टेट्स बनाए हैं। इंडिया में जो राज्य बने भाषा के आधार पर बने हैं। इतना मान दिया है भाषा को, भाषा, क्योंकि अभी जो सारी स्टोरी बता के हटाऊं, ये वैल्यू है भाषा की। भाषा पहचान है, भाषा इतिहास, इतिहास में झांकने का एक जरिया है। भाषा मौजूदा समाज का दर्पण है, क्योंकि उसी से लिटरेचर आएगी, और लिटरेचर किसी भी एक समय में समाज का आईना होता है। जो समाज में घटित हो रहा होता है, लिटरेचर में वही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो अगर आप किसी भी समय की लिटरेचर पढ़ रहे हो, आप उस समय का समाज पढ़ रहे हो, सही मायने में कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पढ़ रहे हो आप, उसका कस्टम, कल्चर, मैनर पढ़ रहे हो आप, प्रथाएं पढ़ रहे हो आप। भाषा के विकास के बिना ये कैसा हो जाता? तो ऐसे में आपको आपकी भाषा को मान सम्मान, क्योंकि कल्चर के बेस एलिमेंट के रूप में अगर इंडियन स्टेट ने किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मान दिया, तो कल्चर के बेस में तो बहुत से एलिमेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ा मान लैंग्वेज को दिया गया है। प्रैक्टिकली भी यही बनता है कि कोर में लैंग्वेज है, क्योंकि कम्युनिकेशन उससे आ रहा है, सारा पॉपुलर कल्चर उससे बना, फोक कल्चर उससे बना, रिलीजियस स्क्रिप्चर सारी उसी पे खड़ी हैं, स्टोरीज, हिस्ट्री सारी उसी के अराउंड खड़ी हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल एक्सचेंजेस सारी उसी के अराउंड हो रहे हैं। और लैंग्वेज ही है जो जाति, धर्म, पंथ के ऊपर उठ जाती है, उठ जाती है ना। हम अभी अलग अलग धर्मों के हैं, पर कॉमन टूल क्या है हमारे बीच? लैंग्वेज, कॉमन कनेक्टिविटीज। मैंने वर्ड यूज़ किया था हम पंजाबी, तो देखो नाम पंजाबी, पंजाबी लैंग्वेज, ओके। यही तो है जिसने लिंग का भेद तोड़ दिया, जेंडर से ऊपर उठी, रिलीजन से ऊपर उठी, कास्ट से ऊपर उठी। कितनी वाइजली लैंग्वेज को चुना फिर राज्य का पुनर्गठन करने के लिए। तो राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए, दैट इज द रीजन। क्योंकि राज्य क्यों बनाए गए, अलग अलग राज्य क्यों बनाए गए? क्योंकि अलग अलग राज्य को अलग अलग रीजन के रूप में देखते हुए ये एक्नॉलेज किया कि रीजन का कल्चर डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग रीजन का अलग अलग कल्चर है। तो कल्चर का बेस यहाँ लैंग्वेज को मान लिया, और उस हिसाब से फिर बन। तो ये देखना हो कि कल्चर कितना का फैला हुआ है, कहाँ तक है। बुर्जियाँ वहीं लगाएंगे, बॉर्डर वहीं बनाएंगे, तो ऐसे तो ढूंढते रहे हो कल्चर, क्या ढूंढोगे? यहाँ कोई मक्की की रोटी साग खा रहा है, थोड़ी दूर जाके खा ही रहे, फिर कहेंगे कहाँ बॉर्डर बनाए। फिर पूरा जोर जार लगा के समझ आया, कहते लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज पता करो कहाँ तक बंदे, देखो पता करो पंजाबी कहाँ तक चल रही है। पता किया, कहते अलग अलग फॉर्म में यहाँ तक चल रही है, ये इलाका है, लाइन ड्रॉ करो। कहते ठीक है। तो एक कल्चरल ग्रुप के लिए हमने एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल यूनिट क्रिएट कर दिया, द स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाबी भाषी लोगों के लिए। यानी कि पंजाबी लैंग्वेज का इनडायरेक्ट मीनिंग पंजाबी कल्चर, इस उस कल्चर का मतलब एक रीजन का एक डिस्टिंक्ट कल्चर। मराठी भाषा महाराष्ट्रियन कल्चर, गुजराती भाषा गुजराती कल्चर, कन्नड़ भाषा कर्नाटका कल्चर, मलयाली भाषा केरल कल्चर, तमिल भाषा तमिल का कल्चर, तेलुगु भाषा तेलंगाना का कल्चर, आंध्र का कल्चर, बंगाली भाषा बांग्ला कल्चर, बांग्ला वेस्ट बंगाल। इस तरह से लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए कल्चरल पॉलिटिकल यूनिट्स विच यू कैन कॉल स्टेट्स, राज्य। और भी बहुत सी चीज़ों को कंसिडर किया, पर आज वो लेक्चर तो नहीं कर रहे हम पॉलिटी का। आज तो मैं एम्फेसाइज कल्चरल एलिमेंट पे ही करूँगा, लैंग्वेज क्या बात रख रही है यहाँ पे वही बताऊँगा। इससे किसी को कोई रफड़ा नहीं है, ये है नहीं है रीजनलिज्म, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इट। क्या है फिर रीजनलिज्म? जो शुरुआत में मैंने बताया कि अब जब बात आ रही है कि हमारी एक आइडेंटिटी एज ए रीजन है, पंजाबी खान पान, पंजाबी रहन सहन, पंजाबी पहनावा, तो तभी लोग आपको कहते हैं ना, हो जब आप दिल्ली विल्ली जाते हो शादी करने के लिए, या हरियाणा या कहीं गए हो आप यूपी, तो वो क्या कहते हैं आपको, जब आप अपना
पंजाबी कल्चर से ओरिएंटेड ड्रेस पहनते, कहते ओ आज एथनिक, आज बड़े एथनिक चल रहे हैं। जब आपने पठानी सूट साट पहना है पूरा, तो वो भी कह रहे हैं आ जाते हैं एथनिक, मतलब कल्चरल, योर कल्चरल ड्रेस, योर एथनिसिटी। तो तभी फिर आप भी कहते हैं आज तो यार मैं एथनिक वेयर कर रही हूँ। दूसरा, आज तो यार इंडो वेस्टर्न ब्लेंड, या दूसरा आज तो वेस्टर्न चलेगा, कई बार आज साउथ इंडियन। ये दीज आर द एथनिक ड्रेसेस, समझ रहे हो बात। तो इस तरह से ये शब्द फिर बनते हैं, क्योंकि पंजाब की एज अ कल्चर एक ये एथनिक आइडेंटिटी हुई ना हमारी एक, तो पंजाबी ड्रेस आप पहन रहे हो फिर। तो इसलिए देखिए कई बार दूसरे राज्यों में भी जागो होती है, तो अब ट्रेंड बहुत फैल रहा है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे फुलकारी वगैरह लेकर के वो पूरा यहाँ पे सग्गी फुल लगा लगू के फिर सब लोग कहते हैं कि क्या बात है, पूरा एथनिक कल्चर चल रहा है। सग्गी फुल ऑर्डर भी कर दिया हरप्रीत ने अमेजोन से कहती शाम तक आना चाहिए। आई बात समझ में? दिस द वे। बट द प्रॉब्लम इज, तो मेरी एक मातृभाषा मेरी पंजाबी, हमारा रहन सहन खान पान हमारा सब, कितना अच्छी बात है ये मेरा पंजाब, लेकिन मेरे देश का क्या होगा फिर? क्या मेरा कोई देश नहीं? मेरा देश भी तो है भारत, वो भी तो कितना सर्वोच्च है। पंजाब की जो संस्कृति है, अंततः इस संस्कृति के मूल में जो है वो मूल विचारधारा ही तो मेरे भारत की संस्कृति की विचारधारा है। अगर मेरे भारत की संस्कृति की वो विचारधारा ही ना रह पाती, तो वही भारत पंजाब की सांस्कृतिक विचारधारा की सुरक्षा भी ना कर पाता। तो एक कल्चरल ग्रुप पंजाब, एक कल्चरल ग्रुप हरियाणा, एक कल्चरल ग्रुप महाराष्ट्र, एक कल्चरल ग्रुप बिहार, एक कल्चरल ग्रुप उड़ीसा, सब आए एक साथ और सबने महसूस किया कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग मौसमों के कारण, अलग अलग क्लाइमेट के कारण हमारे पहनावे अलग हुए, हमारा खान पान अलग हुआ, ठीक है। और इसी क्षेत्र में लंबे समय तक रहने के लिए हमारी बोलियां, भाषाएं भी अलग हुई। पर अगर गौर फरमाया जाए तो हमारे मूल में जो गुण हैं वो तो पूरे बड़े क्षेत्र की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बड़े क्षेत्र की संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन है ये। तो इसका मतलब अलग अलग राज्य जैसे कि एक एक कमरा और सब मिल जाएं तो जैसे एक बड़ा सा घर, जैसे एक भारत। तो कोई भी कमरा सुखी कैसे रह लेगा जब तक वह कमरे तक ही सीमित हो और बाकी घर के सारे कमरों को ढहाने में लगा रहे? पहला सवाल ये। या उस घर में होके खुद को इतना अलग कर ले कि बाकी कमरों से कोई सहयोग ही नहीं, कोई जान पहचान ही नहीं, कोई एक संस्था होने का भाव ही नहीं, तो घर के रूप में भी कैसे बचे रहेंगे? नहीं रह सकते। ये भाव पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर हमारी संस्कृति की पहचान के साथ साथ हमें हमारे राष्ट्र की पहचान भी हो, हमें हमारे राष्ट्र का मान भी हो। हमारे राष्ट्र होने की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम बीइंग अ नेशनल्स, हम बीइंग अ पंजाबी, जहाँ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखते हैं, हम बीइंग अ नेशनल्स भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखते हैं। ये हमें याद रखना है। आई बात समझ में? जहाँ हमारी एक रीजनल आइडेंटिटी है, वहाँ ही हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी भी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमारी रीजनल आइडेंटिटीज़ हमारी नेशनल आइडेंटिटीज़ पर हावी होने लगे, जब हमारी रीजनल आइडेंटिटीज़ नेशनल आइडेंटिटीज़ को डिमीन करने लगे, इन्फीरियर बनाने लगे, जब रीजनल आइडेंटिटी ऑटोनॉमी के नाम पर नेशनल आइडेंटिटी के द्वारा एस्टेब्लिश की गई सीमाओं को तोड़ने लगे, जब हम एक राष्ट्र होने का भाव गंवाने लगे, तब जो होता है पैदा वो है क्षेत्रवाद। ये खतरनाक है, ये नेगेटिव है, ये तोड़ने की बात करेगा, ये कमज़ोर करेगा राष्ट्र को।
ये बैल्कनाइजेशन करेगा, सब अलग अलग यूनिट के रूप में एग्जिस्ट करेंगे, तो एक राष्ट्र के रूप में विकास नहीं हो पाएगा। और ये ठीक नहीं, क्योंकि किसी भी एक राज्य के विकास के लिए ये ज़रूरी है, भारत के किसी भी एक राज्य के विकास के लिए ज़रूरी है कि भारत के सभी राज्य आपस में मिल के जुड़कर एक साथ हाथ बटा करके विकास करें, क्योंकि कोई भी एक राज्य अपने आप में संपूर्ण रह करके विकसित नहीं हो पाएगा। और ऐसे में भारतीय राष्ट्र एक माता पिता के रूप में खड़े होकर ये नहीं देख सकेगा कि उसके राज्य धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, क्योंकि राज्य से राज्य के बीच में बनती नहीं, राज्य से राज्य के बीच में कलेश है। राज्य से राज्य तभी मिलकर चलेगा जब एक राष्ट्र की भावना को एक्नॉलेज किया जाएगा। क्योंकि जब हम पंजाब में रहते हुए बीइंग पंजाबी एक इंडियन होने का, एक भारतीय होने का मान कमाते हैं, धारण करते हैं ये आइडेंटिटी, इसी के कारण हम फ्रीली ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी जा सकते हैं और रह सकते हैं। इसी के कारण हम जितनी चाहे सर्वोच्च शिक्षा लेने कहीं भी जा सकते हैं, हम जितना चाहे व्यापार वाणिज्य करने, ट्रेड एंड कॉमर्स करने कहीं भी जा सकते हैं। हमें जो रॉ मटेरियल कहीं से भी चाहिए हम मंगा सकते हैं, हमें जहाँ चाहे इलाज के लिए जाना हो हम जा सकते हैं, हमें जहाँ चाहे किसी भी रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ना हो हम जुड़ सकते हैं। हमारा असल विकास तभी स्थापित होता है जब हम एक क्षेत्रीय आइडेंटिटी के साथ साथ एक राष्ट्रीय आइडेंटिटी भी अडॉप्ट करते हैं। तब किसी राज्य का, किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आज आप लोग यहाँ पर चाहे फसल उगाते होंगे, चाहे आप लोग यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते होंगे, चलिए छोड़िए, चाहे मैं यहाँ आज लेक्चर ही दे रहा हूँ, क्या ये सिर्फ हमारे पंजाब तक सीमित है? क्या हमारी फसलें दूसरे राज्यों में नहीं जा रही? क्या हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल वो दूसरे राज्यों से नहीं आ रहे? क्या हम जो पैदा कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के रूप में वो दूसरे राज्यों में नहीं जा रहा? और क्या जो आप फल फ्रूट सब्जियां खा रहे हैं वो दूसरे राज्यों से नहीं आ रहा? और ये सारी चीज़ों की सप्लाई अगर रुक जाए, जब हड़ताल होती है 1 दिन की, 2 दिन की, ट्रक यूनियन की या किसी चीज़ की, हालत क्या हो जाती है? कीमतें कैसे बढ़ने लगती हैं, चीज़ें कैसे एकदम से डेवलप होने लग जाती हैं। और तो तब आप अपने आप को कैसा सा महसूस करते हैं? कैसे कैसे किल्लत आ गई टमाटर की, डालना बंद कर दिया। लंबे समय तक चलता तो एक बड़े न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी हो जानी थी। और क्योंकि आप एक क्लाइमेटिक जोन में हैं तो ऐसा भी नहीं है कि सारी फसलें आप खुद उगा लेंगे। और फिर ये बात सही है कि कोई बात नहीं, बना दो बॉर्डर, कर दो दीवारें खड़ी, इंपोर्ट करा लेंगे। तो अपने रिसोर्सेज को टटोलो और पता करो कि फिर इंपोर्ट ड्यूटियां देते देते और इंपोर्ट करा करा के कितना विकसित हो जाओगे। एक भारत के रूप में ही आज दिन तक हालत पस्ता रहती है क्योंकि क्रूड इंपोर्ट कराना पड़ता है। आई बात समझ में? अभी भारत एक संपूर्ण एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और हालत पस्त रहती है कि क्रूड इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो तमाम वस्तुएं इंपोर्ट करानी पड़ेंगी तो परिस्थिति पता कर लेना कहाँ पहुँच गई, जीवन कैसे चल रहा है, अधिकार कितने सुनिश्चित हैं। आज जब भारत ने देखा कि विश्व भर में युद्धों के कारण या और राजनीतिक फैसलों के कारण या होर्डिंग जमावड़े के कारण चावल की कमी होने वाली है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन भारत के लोगों की फूड सिक्योरिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। भारत ने तुरंत गैर बासमती चावलों के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि चावल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी को हो जाए कि जो होर्डर्स हैं, जमाखोर हैं, वो फिर भारतीय चावल ना ले और भारत का चावल भारत में रहे। पहले लोगों का पेट भरना चाहिए। इमेजिन अभी हम भारत के सारे राज्य हैं तो सारा अनाज एक्सेस होगा। इमेजिन करिए अगर यही चावल हमें इंपोर्ट करना होता तो किसी दूसरे राज्य के रूप में, तो क्या होता? ये भी एक बड़ा कारण है। इमेजिन करिए यदि पंजाब कोयला इंपोर्ट करता तो, लोहा इंपोर्ट करता तो, मार्बल इंपोर्ट करता तो, सैंड इंपोर्ट होता तो कैसे चलता? घरों की कीमत क्या होती?
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होती, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के क्या हाल होते, पता करिए। तो भारत ने एक संकल्प लिया कि एक राष्ट्र के रूप में प्रत्येक भारतीय वासी जो है उसके संपूर्ण विकास के लिए भारत जितना अधिक से अधिक हो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन रखेगा, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, कल्चरली भी, मैन टू मैन भी। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का सिर्फ इतना अर्थ नहीं है कि एक भारतीय राज्य है और सभी उसके राज्य हैं और भारत ही उन सबको सुरक्षा देगा। यूनिटी इंटीग्रिटी ये भी है कि भारतीय आपस में जुड़े, जहां चाहें भारत के जिस राज्य में चाहें जाके रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, जिस राज्य से जो मंगाना चाहता है आड़तिया मंगा सकता है, कोई रोक नहीं है। भारत के अंदर कोई रोक नहीं है। जो एक्सपोर्ट करना चाहते हो कर सकते हो, बाल बच्चे जहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, जिधर चेन्नई में जाके इलाज लेना है, सीएमसी में लेना है, कहाँ लेना है जाके ले सकते हैं, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक है भारत तो श्रेष्ठ है भारत, जो एक नहीं है भारत तो फिर श्रेष्ठ नहीं है भारत। क्योंकि एक होगा भारत तो हम होंगे श्रेष्ठ, क्योंकि हम अपने श्रेष्ठतम आयामों को छूंगे। और जब एक एक जन भारत का, एक एक नेशनल भारत का श्रेष्ठ होगा तो नेशन श्रेष्ठ होगा, तो एक श्रेष्ठ भारत बनता है। कितने जरूरी है यूनिटी और इंटीग्रिटी। इस यूनिटी और इंटीग्रिटी को जब आघात लगाता है क्षेत्रवाद, तो ये नेगेटिव रीजनलिज्म हमारा सब्जेक्ट मैटर है स्टडी का, इसका हमें विरोध करना है, ये सही नहीं है, इसकी बात हो रही है। तो कभी कई लोग आपको बरगला देना चाहते हैं कि अपनी भाषा से प्यार करना, अपने खान पान से प्यार करना, अपने पहनावे से प्यार करना, अपने किस्से कहानियों से, त्योहारों से, अपने इतिहास से प्यार करना गलत है। अगर हम ये करते हैं तो इंडियन स्टेट खड़ा हो जाता है रीजनलिज्म बोल के। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें बरगलाया जा रहा है। इस चीज़ को तो प्रमोट किया जाता है 26 जनवरी पे, गणतंत्र दिवस पर। उल्टा झांकियाँ निकलती हैं अलग अलग संस्कृतियों की, उसे मनाया जाता है। संविधान में 22 भाषाएं हैं। यूपीएससी का एग्जाम उन 22 भाषाओं में से हर भाषा में हो सकता है। इस चीज़ को तो सेलिब्रेट किया जाता है। राज्यों में सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा, किसी भी माइलस्टोन पर या किसी भी रेलवे स्टेशन पर या बस अड्डे पे पहले क्षेत्रीय भाषा लिखी होती है। आई बात समझ में। शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिपल लैंग्वेज फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। राज्यों के स्तर पर हाई कोर्ट्स को यह अनुमति दी गई है कि गवर्नर यदि चाहे हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ तो वो क्षेत्रीय भाषा इंड्यूस कर सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश रीजनल लैंग्वेज हिंदी में कार्रवाई करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, ये अधिकार दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी यहां पर यही है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों को तो राष्ट्र उल्टा सेलिब्रेट करता है। तो एक राष्ट्र के भाव से क्षेत्रीय संस्कृति को नुकसान कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब हम हर क्षेत्र की संस्कृति को दूसरे क्षेत्र की संस्कृति के लिए टकराव का कारण बना देंगे तो तब राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान जरूर पहुंचेगा। मैं इस पे आऊंगा कि लोग ऐसी परिस्थिति में क्यों आ जाते हैं, इसमें भारतीय राज्य की क्या गमियां हैं, से वहां तक एजुकेशन ना पहुंचना, डेवलपमेंट ना पहुंचना, लोगों का पिछड़ापन। मैं आऊंगा इन बातों पर, टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिलहाल ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सही में क्षेत्रवाद कैसे देखना है। रीजनलिज्म अगर देखना है तो कैसे देखना है, ऐसे देखना है। आई बात समझ में। दिस इज द वे टू ऑब्जर्व द रीजनलिज्म कि यू हैव योर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू योर रीजन एंड इट इज अ बट नेचुरल थिंग। देयर इज no problem about that identity because you have distinct climatic zone, you have distinct regional topography, you have distinct language, custom, culture, manner, and you have distinct history. So ultimately you will have distinct culture, no problem at all, and you will have that affinity towards that culture. But the thing is, we need to acknowledge the fact is we are not living individually, and we have not been living into this planet individually. We are ultimately the part of the global community, we are ultimately the part of the national community, and we are one nation. We have to acknowledge that. So राष्ट्र भी एक सर्वोच्च संस्था है, हमें उसे भूलना नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। तो इसलिए राष्ट्र के चिन्हों का सम्मान करना, राष्ट्र की भावनाओं का सम्मान करना, संविधान में मिले दिए हुए एक नागरिकता के तहत एक राष्ट्र के भावों को सर्वोच्च रखने वाले बिंदुओं की मान्यता को मानना, पालना करनी, ये जो इनकी खिलाफत करता है वो मैं उनके खिलाफ हूँ, संविधान उनके खिलाफ है। और बाकी मैं दिन रात प्रेम करता हूँ अपनी बोली से, अपनी भाषा से, अपने पहनावे से, अपने लोगों से। मैं अंग्रेजी बोलूँ चाहे हिंदी बोलूँ, जिसको मेरी ठेठ पंजाबी जांचनी है जांच सकता है,
गारंटी के साथ। जिसको लिखवाना है लिखवा सकता है।